इसलिए अमेरिका चाहता है कि चुनाव से पहले तेल के दाम ना बढ़े। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले हम एक करारा जवाब ईरान को दे सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने बातों बातों में यहाँ तक कहा था, अगर आप 2% ऑफ योर जीडीपी खर्च नहीं करते हैं, यूरोपियन यूनियन के देश और नाटो के मेंबर है वो, तो हम यूरोप को बचाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर रशिया कुछ करता है तो हम उसका वेलकम करेंगे। जहाँ से रॉकेट चलते थे आईडीएफ की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, तो उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था और वहाँ कैजुअलिटी होती थी। ये काफ़ी हद तक ऐसे हुआ कि हम दोनों के पास बंदूकें हैं, मैंने आपको गोली मारी, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, आप बच गए, आपने मुझे मारी, मैं मर गया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का स्पेशल पॉडकास्ट। हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की। एक ऐसी जंग जिस पर दुनिया की नज़र है, एक ऐसी जंग जिसके एस्केलेट होने से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त मिडिल ईस्ट में समूचा हड़कंप मचा हुआ है। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मेरे सहयोगी राहुल डवास हैं। मैं और राहुल डवास दोनों इजराइल रहे और जंग के मैदान में हमने देखा कि हमास और इजराइल के बीच किस तरह से एक जंग ने पूरी दुनिया को दहलाया और इसी जंग के विस्तार को आज हम देख रहे हैं। राहुल, अगर हम बात करें इस वक्त जो ईरान और इजराइल के बीच की स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्या लगता है कि इजराइल क्या मानेगा या फिर ईरान को रिटेलिएट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, बहुत मुश्किल है कि इजराइल मान जाएगा, क्योंकि इजराइल की रणनीति ये रही है कि आपने उसके ऊपर अटैक किया, उसके पास 5 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से 99% एक्यूरेसी से उन्होंने तमाम जो क्रूज़ मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी या फिर जो ड्रोन्स थे, उन्हें काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई थी। लेकिन इजराइल इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखता। अमेरिका के राष्ट्रपति ज़रूर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपके यहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जीत हुई है। और जीत का दावा मदरेन सिर्फ एक नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से किया गया। तेहरान में हमने देखा कैसे बाइकर्स आए, जश्न मनाया गया, एम्बेसी एरिया में वहाँ पर घूमते हुए नज़र आए। और अगर ईरान की नेशनल असेंबली की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो वहाँ भी जश्न जैसा माहौल था। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे वो एरोज़ हो, एरोज़ 3 की बात करें या फिर जो एयर बीम है उसकी बात करें, तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने पूरी तरीके से काम किया, डेविड स्ट्रिंग ने भी, और उसकी वजह से 99% एक्यूरेसी से ख़त्म हो गया। तो एक कहावत है पुराने में कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो मदन ऐसा लगता है कि अब मुट्ठी खुल चुकी है ईरान की तरफ से। देखिए, ईरान ने तो अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद उसने कहा कि उसका बदला पूरा हुआ, लेकिन इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जो तय किया है वो एक भयावह मंजर की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने हमला किया। इस हमले में लगभग 300 की संख्या हमने देखा कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ उसने अपने ड्रोन का प्रयोग किया। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जिसमें अमेरिका की भी बड़ी भागीदारी है, उसने एक व्यापक कवर देते हुए इस पूरे ही हमले को हम कहें तो एक तरह से धारदार नहीं बनने दिया। और सहयोग के तौर पर देखें तो इसमें जिस तरह से जॉर्डन ने सपोर्ट किया, यूके ने सपोर्ट किया, यह अपने आप में इजराइल के एक व्यापक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें तकरीबन 5 ईयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करते हैं और 99% एक्यूरेसी के साथ ईरान के हमले को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठने लगा है कि अगर इजराइल हमला कर रहा है, जिसकी तैयारी अब इजराइल कर रहा है, तो जाहिर है ईरान के पास उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हैं और ऐसी स्थिति में ईरान की कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, ईरान का नुकसान ज़्यादा होगा और ऐसे में फिर एक बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी पर यह प्रेशर बढ़ेगा कि वो इजराइल को इसका जवाब दें। हालांकि हमने देखा है कि किस तरह से ईरान ने रिटेलिएट करते हुए शाब्दिक तौर पर कहा है कि अगर इजराइल उस पर हमला करता है तो इससे 10 गुना ज्यादा ताकत से वो इजराइल पर हमला करेंगे। ये दरअसल माहौल एक तरह से देखा जाए तो उसका व्यापक असर हम देख रहे हैं कि बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है, मिडिल ईस्ट के रिलेशंस पे पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन जंग का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है? देखिए मदन, इन सबको चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव नवंबर महीने में होने वाले। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका जानता है कि उसकी फोर्सेस ताइवान की सुरक्षा के लिए लगी हुई है, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जा रहे हैं, इजराइल में उनका जो एयरक्राफ्ट फील्ड है वो मौजूद है और उसके साथ साथ पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनती है और एक नया वॉर फ्रंट खुल जाता है तो वो जो बाइडन की सियासत के लिहाज से माकूल नहीं रहेगा। लेकिन अगर बीबी की बात करें, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, क्योंकि उन्हें भी चुनाव में जाना है और उनके लिए माकूल रहेगा कि जंग हो, जंग जारी रहे और जंग इस लिहाज से हो कि जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावनाएं हैं इजरायलियों के अंदर, यहूदियों के अंदर, वो बढ़ाई जा सके। तो दोनों ही देशों के बीच में जो चुनाव वाला एंगल है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि चुनाव से पहले तेल के दाम ना बढ़े। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले हम एक
करारा जवाब ईरान को दे सके। अब आपने एक सवाल और पूछा था कि ईरान क्या करेगा? ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकता वो, लेकिन तेल के दाम बढ़ा सकता है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर सकता है। जिस तरीके से अभी जहाज़ों को कैप्चर केस में 17 भारतीय अभी भी फँसे हुए हैं, उस तरीके से वो एक विकल्प है ईरान के पास नौसेना के लिहाज से। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर अमेरिका के लिहाज से देखें तो अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन पिछले दशक में रहा है। ईरान पे जितने भी सैंक्शन हैं वो अमेरिका की तरफ से हैं और अमेरिकी जनमानस में भी दरअसल ईरान के खिलाफ एक पूरा माहौल है। तो इसी से सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जिस तरह से दरअसल अमेरिका ने और ख़ासतौर पे इजराइल ने ईरान को खींच कर लाने का काम किया, इसे हम ये कहेंगे कि इस वॉर जोन में दोनों ने ईरान को खींच के लाया है, क्योंकि अभी तक पिछले हम देखें तो 6 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है अगर हमास और इजराइल की जंग की बात करें तो। लेकिन इस जंग के दौरान ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ लड़ता रहा, ईरान खुद नहीं उतरा। लेकिन जिस तरह से ईरान को इस युद्ध में खींचा गया, उसकी जो पृष्ठभूमि रही, जिस तरह से दमिश्क में इजराइल के मिसाइल ने हमला किया, F-35 स्टील्थ विमानों के जरिए उस कॉन्सुलेट को टारगेट किया गया जहां पर ईरान के टॉप कमांडर एक बड़ी बैठक कर रहे थे कि हमास को सपोर्ट कैसे करना है। और ऐसे में जो उसके टॉप कमांडर जहीदी हैं, उनके साथ साथ 7 अन्य कमांडर मारे जाते हैं, 13 लोगों की वहां पर मौत होती है और उसके बाद ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचता इजराइल के ऊपर हमला करने के अलावा। लेकिन अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जाहिर है कि बीवी यानी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इजराइल का, वो इतना फेवरेबल नहीं है। पब्लिक ज़मीन पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अभी तक जो हमास के पास इजराइल के कैदी हैं, 7 महीने गुजरने को हैं, लेकिन वो आज़ाद नहीं किए जा सके हैं। तो राजनीतिक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू तो घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम चुनावी लिहाज से देखें तो अमेरिका के लिए भी और बाइडेन के लिए भी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसमें अगर ईरान के साथ एक कन्फ्लिक्ट और एक वॉर की स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा। और ये चूंकि फैसला बाइडेन सरकार को लेना है सपोर्ट का, जैसा कि वो सपोर्ट कर भी रहे हैं। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, हमें भूलना नहीं चाहिए, आयरन क्लैड। आयरन क्लैड वर्ड इजराइल और ख़ासतौर पर अमेरिका के संबंधों को लेकर अगर यूज़ किया जा रहा है और इस लिहाज से अगर अमेरिकी सपोर्ट इजराइल को जारी रहता है तो ये बाइडेन को सूट करता है चुनाव में, क्योंकि बाइडेन के जो पक्ष के खासतौर पर वहाँ पर वोटर्स हैं, उनको ऐसा लगेगा कि जिस ईरान को सबक सिखाने की बात अमेरिका लंबे समय से करता रहा, उसे अब दरअसल उस रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है। तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तब तो ये दोनों को सूट करता है। देखिए, इससे मैं थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक कम रखता हूँ, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल के आई बीते 4 सालों के अंदर 70 लाख से ज़्यादा लोग मेक्सिको बॉर्डर से, अधिकांश और कुछ हद तक कनाडा बॉर्डर से डंकिंग के सहारे अमेरिका में घुसते हैं। अगर रिपब्लिकन वोट बैंक की बात करें तो वो कट्टर हैं, उनका बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि वॉर नहीं होनी चाहिए और वॉर होनी चाहिए तो अमेरिका उससे पीछे रहेगा, लेकिन इसराइल का साथ देगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बातों-बातों में यहाँ तक कहा था अगर आप 2% ऑफ योर जीडीपी खर्च नहीं करते हैं, यूरोपियन यूनियन के देश और नाटो के मेंबर है वो, तो हम यूरोप को बचाने के लिए नहीं जाएंगे, अगर रशिया कुछ करता है तो हम उसका वेलकम करेंगे। तो जो कट्टर वोट बैंक है, जो प्योर राइटिस्ट वोट बैंक है, वो ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नज़र आता है। और डेमोक्रेट्स के साथ एक बड़ा वोट बैंक वो भी है जिसमें नॉन वाइट पीपल है या ब्लैक पीपल है, उनका एक वोट बैंक वो भी रहता है जो थोड़े सॉफ्ट अप्रोच अपनाना चाहते हैं। और ना सिर्फ अगर ओबामा की बात करें, जो उनसे पहले जब ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उस वक्त ओबामा का शासन था, तो तब भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट अप्रोच रही। तो जो सॉफ्ट अप्रोच वाला वोट बैंक है, कहीं वो उससे चिटक ना जाए। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फार राइटिस्ट तो है ही, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बेहतर ये रहेगा कि वॉर बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, और अगर बढ़ेगी तो बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को ये भी देखना है कि वर्ल्ड ट्रेड भी चलता रहे, अमेरिका को ये भी देखना है कि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो उसके असर से अमेरिका भी अछूता नहीं रह पाएगा। देखिए, अमेरिका के पास तो रिजर्व इतना है कि वो अपने प्राइसेस के अंडर किसी भी प्रेशर को नहीं झेल सकता। उसके पास पूरा रिजर्व है, हम जानते हैं। उसका दबाव जाहिर तौर पे यूरोप पर पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा रसिया और यूक्रेन वॉर में कि प्राइसेस जो हैं फ्यूल के बढ़ते गए, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो गए। तो इसका बड़ा फ़र्क तो अमेरिकी इकोनॉमी पे नहीं पड़ा, लेकिन जाहिर तौर पे यूरोपियन इकोनॉमी पे पड़ा। और चूँकि अमेरिका और यूरोप का एक साझा, हम देखें कि नेटो में जिस तरह का कोलेब्रेशन है, या फिर G7 के फ्रंट पे, G8 के फ्रंट पर उनका जो अपना एक इकोनॉमिक साझेदारी है, वो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि ट्रंप अपने रीजन में अमेरिका को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। ट्रंप ने अपने रिजीम में हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान से अपने आप को वापस किया, अपनी सेना को रिटर्न किया।
चाइना के साथ भी दरअसल टग ऑफ वार तो होता रहा, लेकिन वॉर जोन में नहीं उतरे। तो ट्रंप की कोशिशें थी कि इकोनॉमिकली अमेरिका पावरफुल हो, जॉब क्रिएशन वहाँ पर बढ़े, लेकिन और वॉर जो है उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन हमने बाइडेन के रिजिम में ये देखा कि वॉर और इकोनॉमी दोनों के बैलेंस को लेकर बाइडेन चलते रहे। चाहे आप रसिया यूक्रेन के वॉर में देखें, जिस तरह से खास तौर पे यूक्रेन को चाहे ऐड हो या सपोर्ट हो या फिर इकोनॉमिक फंडिंग हो या फिर मिलिट्री फंडिंग हो, सब कुछ अमेरिका करता रहा, और न सिर्फ खुद करता रहा बल्कि नाटो देशों के साथ भी कराता रहा। यही स्थिति हमने इसराइल में भी देखी कि इसराइल और हमास का जंग शुरू हुआ, अमेरिका सपोर्ट के लिए आ गया। बाइडेन प्रशासन ने हर तरह के एड्स जो हैं वो देने शुरू किए, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर अन्य फंड्स हों या फिर रिसोर्सेज हों। इसी ईरान के हमले में देखिए तो अमेरिका पिछले 24 से 48 घंटे के बीच आगाह कर रहा था, यानी अमेरिकी इंटेल पूरी तरह से काम कर रहे थे, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बिल्कुल सटीक तौर पर यह इजराइल को बताया और एक इकोसिस्टम तैयार किया कि ईरान के हमले को कैसे रोका जाए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली कमोबेश जो है ये बाइडेन को भी सूट करता है और नेतन्याहू को तो पूरी तरह से सूट करता है कि वॉर चलता रहे, उनकी सत्ता बची रहे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अभी सिर्फ ईरान के ही हमले से आप देखिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम देखें तो। दूसरी तरफ आप देखिए तो गोल्ड रिजर्व कई देश जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिया, चाहे इंडिया के रिजर्व बैंक की आप बात करें या चाइना की बात करें, तो गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना लोगों ने शुरू कर दिया। मार्केट और इकोनॉमी की हालत यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी देखिए वो क्रैश कर गया, जबकि भारत में ये अपने हम कहें कि उच्चतम स्तर पर थे। तो एक ईरान के हमले ने इस तरह के इम्पैक्ट को क्रिएट किया जो मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि हम भारत में भी देख रहे हैं, दुनिया के अलग देशों में भी झेल रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल रिटेलिएट करता है, तो ये दरअसल अपने आप में हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 बाद में, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस को पहले ही क्रिएट कर देगा, ऐसी स्थिति हमें दिख रही है। निश्चित तौर से, क्योंकि भारत के लिए बहुत मुश्किल स्थिति रहेगी। भारत में अगर तेल के दाम डबल हो जाते हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो जो इलेक्शन है, मतदाता है, उस पर असर पड़ सकता है। भारत के इंटरेस्ट दोनों में ही है, क्योंकि 4,000 के आसपास भारतीय ऐसे हैं जो अभी ईरान में रह रहे हैं, 18-20 हज़ार के आसपास है जो इजराइल में रह रहे हैं, और इजराइल के साथ हमारा डिफेंस टाई है। इकोनॉमिक टाई की बात करें तो जिस तरह से हमने चाबहार को डेवलप किया है, वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम उससे कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन सके, हम सीधा कैस्पियन सी के ज़रिए रशिया को जोड़ सकें और रशिया के साथ हम यूरोप को भी जोड़ सकें। तो निश्चित तौर से जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है मिलिट्री के लिहाज से, वो इजराइल के साथ ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक के लिहाज से हमारे लॉन्ग टर्म प्लान ईरान को लेकर भी है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स या बाकी रास्तों को अभी तक चोक नहीं किया ईरान ने, क्योंकि ईरान के जो 2 सबसे अच्छे सपोर्टर है, या यूँ कहें कि जो उनके तेल को बाय कर सकते हैं, उन्हें किस हद तक बचा सकते हैं, वो चीन और भारत है। और अगर एक बार तेल के दाम बढ़ते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो अमेरिका टॉप 3 में आता है, उनके पास शेल ऑयल है, लेकिन इंडिया के पास और चाइना के पास इस तरह के विकल्प है नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा क्रैश होगा, जब नुकसान होगा, वो इंडिया और चाइना को होगा, और इंडिया और चाइना रशिया के साथ काफ़ी हद तक सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ क्या पूरी दुनिया बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी संभावना तब भी थी जब हम दोनों ही यूक्रेन वॉर कवर कर रहे थे, और यूक्रेन में हमने देखा था कि कैसे जब गैस रोकी गई, गैस पाइपलाइन 1, 2, और उसके बाद यूरोप की स्थिति किस तरह तक खराब हुई। तो जब यूरोप इतना खराब होगा तो अब गैस नहीं, तेल की बारी है, बिल्कुल, तो तेल में आग लग जाएगी। नॉर्डिक के क्राइसिस को हम याद कर सकते हैं, अगर हम देखें कि किस हाँ तरह जी। से नॉर्डिक का क्राइसिस जो है वो इस वक्त क्रिएट हुआ था, और जर्मनी का पाइपलाइन जब उड़ा था, फिर किस तरह का हंगामा मचा था। लेकिन एक और बड़ी बात है कि ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो डालेगा ही, लेकिन ग्लोबल एलिनेशन जो है वो भी दिखाई दे रहा है, और रीअरेंजमेंट ऑफ पावर्स हम देख रहे हैं। क्योंकि अभी के हमले में आप देखिए तो हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पे हमला किया, जॉर्डन मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी वो इजराइल को सपोर्ट किया, क्योंकि उसको ये सूट करता है कि वो इजराइल और अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमी के साथ चल सके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सीरिया है, जहां पर हालात कुछ इस तरह से हैं कि वहां पूरी तरह से आप ईरान के प्रॉक्सीज को देख सकते हैं जो वहां पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रसिया एक अलग फैक्टर है, वहाँ भी अमेरिका एक अलग फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 दशकों में ईरान ने कोई जंग नहीं लड़ी, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हमला 3 दशक में अगर हम देखें तो ईरान ने किसी देश पर किया होगा। यानी आप समझिए कि ईरान के सर के ऊपर से पानी बहता चला जा रहा था, और ईरान अगर इजराइल पे इस बार रिटेलिएट नहीं करता तो ईरान की अपनी छवि दुनिया में तो धूमिल होती ही, होम ग्राउंड पर भी दरअसल अयतुल्ला खुमैनी को जवाब देना मुश्किल होता, जो कि सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, और जाहिर तौर पर ये अपने आप में उनके लिए शर्मनाक स्थिति को पैदा करता। और इसीलिए मुझे लगता है कि खुमैनी ने बार बार कहा कि हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। ये हमला हुआ भी, लेकिन सवाल ये है कि अब जब इजराइल रिटेलिएट करेगा तो खुमैनी क्या करेंगे, IRGC क्या करेगा।
देखिए, खुमैनी के लिए बहुत ही कम विकल्प बचे हैं क्योंकि जो उनका वादा था ऑनेस्ट प्रॉमिस के तौर से उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने मधुरन कहा था कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, उसके बाद हुआ क्या? चाहे आपकी बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे आपकी क्रूज़ मिसाइल हो, चाहे आपके ड्रोन्स हो, वो 80% तो जॉर्डन की सीमा पे नष्ट कर दिए गए। जो बचे-कुचे थे, वो काफ़ी हद तक 9% के आसपास वहाँ नष्ट कर दिए गए। तो अब ईरान के पास विकल्प क्या बचता है? क्योंकि ये चीज़ें हमने तब भी देखी थी जब हम गाज़ा पट्टी के पास थे, एसडॉट के पास थे, एश्केलॉन के पास थे, तो गाज़ा से भी रॉकेट्स चलाए जाते थे, पर वो रॉकेट्स आयरन डोम नष्ट कर देता था। आयरन स्टिंग, आयरन बीम सब कुछ नष्ट कर देता था। लेकिन जब यहाँ से रॉकेट चलते थे आईडीएफ की तरफ से, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, तो उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था और वहाँ कैजुअल्टी होती थी। ये काफ़ी हद तक ऐसे हुआ कि हम दोनों के पास बंदूकें हैं, मैंने आपको गोली मारी, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, आप अच्छा। बच गए, आपने मुझे मारी, मैं मर गया। अगर तो दोनों ही ये उतने रॉकेट चलाएँ, तो बिल्कुल। सोचिए तेहरान का हाल क्या होगा? ये उसके पास सिस्टम नहीं कैलकुलेशन है। तो तेहरान ने ज़रूर किया होगा कि अगर हमले के बाद इज़राइल रिटेलिएट करता है तो हम क्या करेंगे। अभी की स्थिति में जानकारी हमें ज़रूर मिल रही है कि तेहरान ने भी अपने तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो भी उनके पास है, उसको उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है और वो इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ कौन-सा देश खड़ा होगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हम देखें तो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है इस वक्त रूस के बीच और ख़ास तौर पे ईरान के बीच ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ईरान लगातार चीन के भी संपर्क में है। लेकिन भारत जैसे देश की हम बात करें जहाँ पर चुनावी माहौल है, जिसका ज़िक्र भी हम लोगों ने किया और आपने ख़ास तौर पे किया कि भारत क्या करेगा। अभी जिस तरह से हम अपील कर रहे हैं कि भई इस युद्ध को कम करो, बंद करो, डीएस्केलेशन ज़रूरी है, आप लोग डिप्लोमैटिक चैनल से बातचीत करो। तो ये दरअसल हम अपने हित की बात कर रहे हैं। लेकिन ना ये नेतन्याहू के हित में है और ना ही ये खुमैनी के हित में है। तो ज़ाहिर तौर पर ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 3 दशक में ईरान ने युद्ध नहीं लड़ा, तो डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क में हम उसको कहने लगे थे कि वो पेपर टाइगर है। लेकिन इस हमले के ज़रिए खुमैनी ने बता दिया कि वो पेपर टाइगर नहीं है। वो एक ऐसा टाइगर है जो पेपर से निकल कर कभी फायर हो सकता है और उसने कर दिखाया। फायर तो हुआ लेकिन लगी नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी बात है। एक सवाल ये भी है कि ईरान के साथ कौन खड़ा है? G7 पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, नाटो पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, अमेरिका जैसे देश आपके पास है, आपने खुद ज़िक्र किया कि जॉर्डन जैसे देश जो मुस्लिम आबादी बहुलता है लेकिन वो भी उनके साथ है। ईरान के साथ इंडिया के अच्छे टाइज़ हैं, रशिया के अच्छे टाइज़ हैं, चाइना के अच्छे टाइज़ हैं, लेकिन अगर ईरान पे हमला होगा तो क्या कोई देश उसकी मदद के लिए आएगा? इस बात की बहुत ही कम संभावना लगती है। ये हो सकता है कि बैकडोर चैनल से चाइना सपोर्ट करे, ये हो सकता है कि जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स दिए गए, कामाकाज़ी ड्रोन दिए गए, वैसे ही रशिया कुछ आर्सेनल दे दे, कुछ ड्रोन्स वगैरह दे दे, लेकिन सीधे तौर पर साथ आना बेहद मुश्किल है। और ईरान भी ये जानता है कि अगर ईरान पे हमला हुआ, क्योंकि ईरान में आपने खुमैनी का ज़िक्र किया 1978 के बाद से, जब वो तानाशाह पिछले 60 साल के आसपास से 50 साल के आसपास से सत्ता में हैं और वो जानते हैं कि इससे पहले गल्फ़ वॉर 2 में क्या हुआ था। जब इराक में हुआ था और इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया तब था रिश्ते और वो भी युद्ध में हरा तब दिया। रिश्ते ईरान और इज़राइल के कुछ और थे। आज वो रिश्ते शिया कुछ और हैं। वो शिया सुन्नी वाला था, लेकिन एग्ज़ैक्टली। सवाल ये है कि उनके पास एक सबक है। अगर आप सीधे अमेरिका से जूझे तो हो सकता है जो सद्दाम हुसैन का हुआ वही खुमैनी का भी होगा। इसलिए खुमैनी भी रोक-रोक के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सच्चा वादा पूरा किया है, अब मैं हमला तब तक नहीं करूँगा जब तक इज़राइल नहीं लेकिन करेगा। लेकिन लेकिन उसमें मेरा मेरा टेक थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इराक और ईरान के बीच एक मेजर डिफरेंस है। आईआरजीसी की ताकत अगर हम देखें तो मिलिट्री पावर के तौर पर आईआरजीसी काफ़ी पावरफुल है। अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए देखें, चाहे हूती हो, चाहे हिज़्बुल्लाह हो, चाहे हमास हो या फिर सित्ते का जो पूरा का पूरा संगठन है, यानी वो अपने साथ 4 से 5 देशों को लेकर चलता है, जिसमें आप लेबनान को ले सकते हैं, सीरिया को ले सकते हैं, इधर आप आएँ तो इराक को ले सकते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर इस यमन को ले सकते हैं। तो ईरान के प्रॉक्सीज़ भी अलग-अलग जगह पे पावरफुल है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर बाउंड्री के लिहाज से देखें तो इज़राइल और ईरान के बीच तकरीबन 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये दोनों कंट्री अपने बॉर्डर शेयर नहीं करते। लिहाजा ये एरियल टारगेट ही एक दूसरे को कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान के, वो डायरेक्ट टारगेट फ्रॉम द बाउंड्री इज़राइल को कर सकते हैं। लेकिन प्रॉक्सीज़ में भी मधुरन सवाल ये है कि गोलान हाइट की अगर बात करें, सीरिया का जो बॉर्डर लगता है, जहाँ हम दोनों ही मौजूद थे, वहाँ पर रशियन फोर्सेस भी है, वहाँ रशियन की प्रॉक्सी फोर्सेस भी है। तो ऐसे भी संभावना हो सकती है क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर रशियन फोर्सेस बूट डाउन करके अपनी आर्मी के साथ मौजूद हैं। अगर आपने प्रॉक्सीज़ को निपटाने के लिए सीरिया पे हमला किया और वहाँ कैजुअल्टी रशियंस की हो जाती है, तो क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है? तो क्योंकि इससे पहले में हमने ऐसे ही बिल्कुल, हालात देखे। मुझे लगता है कि अगर
ईरान रसिया को अपने साथ पुल करना चाहे तो ये उसके लिए स्ट्रेटेजिकली सूट करता है। गोलान हाइट्स से जब F-35 विमानों ने ईरानी कॉन्सुलेट को टारगेट किया था, उसके बाद ठीक बाद हमने देखा था कि किस तरह से रसिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम अप कर दिए थे और पूरे एरिया में, पूरे जोन में अपने आप को अलर्ट कर लिया था। तो ये जिस तरह से हम देखें कि ईरान को इस युद्ध के मैदान में खींच लाने में इजराइल और अमेरिका ने सफलता पाई है, हो सकता है रूस को भी एक तरह से लाने का बहाना ईरान ढूंढ रहा हो, क्योंकि ईरान अकेले तो लड़ नहीं सकता इन सुपर पावर से। और बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं जो कभी भी खुल सकते हैं। अगर आम तौर पे जब हमने गाज़ा पट्टी में कहा देखा था, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे एक्स हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे आ रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर नेशन है, अगर न्यूक्स का इस्तेमाल किया गया या ईएमपी बम का इस्तेमाल किया गया तो हमारे एटम बम तैयार है। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर वॉर जैसी सिचुएशन में, इसलिए पाकिस्तान फिलहाल शांत बैठा हुआ है। और क्या इन सब चीज़ों का फ़ायदा चीन उठा सकता है? क्योंकि ताइवान का संकट भी बिल्कुल हमारे सामने है, क्योंकि अमेरिका अगर लड़ता है वो भी चुनाव से पहले, तो कहाँ कहाँ लड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि वाकई ही तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन हेजेमनी खत्म हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सटीक सवाल पूछा जाता है कि अगर हमला किया गया ईरान की तरफ से, तेहरान की तरफ से, आप क्या कहेंगे, उन्होंने बस ये कहा डोंट, और वो डोंट कह के निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत शर्मनाक थी। क्या अमेरिका की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है? जब पावर बैलेंस डगमगाएगा तो क्या विश्व युद्ध होगा? इसको थोड़ा मैं दूसरे लिहाज से देखता हूँ। आप ये देखिए कि जब हमला होता है सीरिया में, दमिश्क में, जब ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला होता है, उस हमले की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, न इजराइल लेता है, न अमेरिका लेता है। अमेरिका ने तो इस हद तक जाकर इस हमले से अपना पल्ला झाड़ा कि उसका कोई लेना देना इससे नहीं है और किसी भी तरह से उसको टारगेट न किया जाए, जबकि ईरान इजराइल को दरअसल इसका जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद वो अमेरिका को बिहाइंड द सीन टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि गोलान हाइट से ही दरअसल वो पूरा टारगेट सेट हुआ। और जो आप हम देख रहे थे कि जो एरियल फुटप्रिंट्स हैं वो F-35 के सीरिया के भीतर नहीं थे, वो गोलान हाइट्स तक थे, और जाहिर है कि वहाँ से मिसाइल के जरिए टारगेट को सेट किया गया होगा और इसीलिए इजराइल पर ईरान ने हमला किया। लेकिन अमेरिका के लिहाज से देखिए तो ये अमेरिका वही है जिसने 2020 में सुलेमानी की हत्या की थी, और सुलेमानी की हत्या के बाद हमने देखा था कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच उस वक्त भी युद्ध की संभावना बढ़ी थी। तब भी हमने देखा था कि ईरान ने किस तरह से खासतौर पर इराक और सीरिया में जो अमेरिकन सेटअप है उस पर उसने मिसाइल लगा था। ये और बात है, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, फिर भी ईरान नहीं माना। जॉर्डन में फिर उसने अमेरिकी बेस पर हमला किया और वहाँ पर 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। फिर हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने रिटेलिएट किया था। लेकिन सुलेमानी के अपेक्षाकृत अगर हम तुलना करें ज़हीदी की, मेजर जनरल ज़हीदी की, तो सुलेमानी कहीं ना कहीं ज़हीदी से बड़े नेता थे। और सुलेमानी को लेकर आज भी देखिए कि ईरान के भीतर जो लोगों का प्रेम है वो उमड़कर आता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के बाहर उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। इस बार भी उनकी तस्वीर लेकर लोग हाथ में निकल रहे थे जब ज़हीदी की हत्या हुई थी और पब्लिक सड़कों पर आ गई थी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि ज़हीदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि उसने लगभग आप समझिए कि 2018 से लेकर और 22 तक वही टॉप कमांडर था जो प्रॉक्सीज को हेड कर रहा था और जो उनका कुद्स फोर्स है उसको हेड कर रहा था। सीरिया में बैठ के सीरिया को भी कोऑर्डिनेट कर रहा था और लेबनान को भी कोऑर्डिनेट कर रहा था। ये भी हम गौर करने वाली बात है कि उस दिन की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में ये तय हो रहा था कि अब हमास को कैसे सपोर्ट करना है, अब हमास को इस वॉर जोन में किस तरह से अपने सपोर्ट सिस्टम के जरिए आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमास काफ़ी पीछे चला गया है और 6 महीने के युद्ध में उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। और उस वक्त मोसाद की भूमिका दिखाई देती है कि मोसाद इस इंटेल को, इस इनपुट को पास करता है। इजरायली एयरफोर्स जो है वो अपने टारगेट को लॉक करते हैं और फिर ज़हीदी को मार गिराते हैं। तो मुझे लगता है कि सुलेमानी से ज़्यादा बड़ा धक्का, चूँकि ये फ्लेयर ऑफ जो मोमेंट है उसमें ईरान को इस मर्डर ने दिया है। निश्चित तौर से, क्योंकि ये एक बड़ा सेटबैक था और इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे प्रॉक्सीज किस तरह से काम करती है, स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि जितनी भी प्रॉक्सीज है, चाहे यमन में हूती हो, चाहे लेबनान में हो, उसमें सिर्फ गाज़ा पट्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब शिया हैं और शिया बहुल इलाका है। एक सवाल ये भी मदरेन बहुत बड़ा उठता है कि अगर प्रॉक्सीज वीक होती है, अगर एक वैक्यूम बनता है, तो क्या वैक्यूम से बड़ा आतंकवादी संगठन आ सकता है? क्या भस्मासुर को हम जन्म दे सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने गल्फ वॉर सेकंड में देखा था कि जब इराक की स्थिति खराब होती है तो उसके बाद ISIS ताकतवर हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि प्रॉक्सीज वीक करने की कोशिश की जाए और जो ISIS एक
पैन ग्लोबल इस्लामिक टेररिस्ट संगठन है वो एक तरीके से काबिज हो जाए, क्योंकि वो अगर होता है तो वो मॉस्को के लिए भी उतना खतरनाक है जितना दिल्ली के लिए और वाशिंगटन डीसी के लिए भी। देखिए, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के लिहाज से देखें जो ईरान का अपना है, खासतौर पे प्रॉक्सीज के तौर में, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पावरफुल हिजबुल्ला है। और हिजबुल्ला इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसके पास 30,000 से लगभग 35,000 लड़ाके हैं। वो इसलिए भी पावरफुल है कि उसके पास अगर आप देखें तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब में रॉकेट्स और मिसाइल का पावर है। लेकिन हिजबुल्ला की ताकत का पूरा प्रयोग अभी भी ईरान नहीं कर रहा है। और हिजबुल्ला है कहाँ? बिल्कुल ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल बैठा हुआ। और बॉर्डर उसके की लड़ाके सॉरी आपको रोकना चाहूँगा, बॉर्डर की भी ये है कि उनके पास अपर टेरेन है। बिल्कुल। हिजबुल्लाह की एक बड़ी ताकत उसकी ज्योग्राफी भी है, क्योंकि जब हम बॉर्डर पे मौजूद थे, आप तो खुद वहाँ पे कई बार जा चुके हैं, वो पहाड़ के ऊपर है और ये पहाड़ के नीचे है। अगर जैसे कारगिल वॉर में 99 में देखा था, अगर आप कंकड़ भी बरसाएंगे तो वो गोली की तरह से बिल्कुल, लड़ेगा। आप सियाचिन और आप टॉप पे बैठे हुए हैं और यहाँ तो नीचे जो है हिजबुल्लाह द्रास की में बैठे हुए ताकत हैं। भूगोल भी है और वो भूगोल भी नजर आती है। और एक और ताकत जो मैं जोड़ना चाह रहा था कि सीरिया के जंग के मैदान में हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ते रहे हैं। वे वेल ट्रेंड हैं, वॉर से वाकिफ़ हैं, उन्हें पता है कि कहाँ गुरिल्ला वॉर लड़ना है, कहाँ डायरेक्ट वॉर लड़ना है, कहाँ प्रॉक्सीज के तौर पे आना है और कहाँ सीधे अटैक में आना है। तो इस ताकत का प्रयोग मुझे लगता है कि ईरान सबसे आखिर में करेगा अगर उसे इजराइल से निपटना अच्छा होगा। मदरीन जी, एक सवाल ये था कि जैसे हमने इससे पहले देखा 24 फरवरी को जंग की शुरुआत होती है 2022 में, और भारत ने कहा कि हम शांति के साथ हैं। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि तेल हम अपने देश के लिहाज से खरीदेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर जंग होती है, बूट डाउन होते हैं, लड़ाई सीधे हो जाती है, तो क्या भारत के लिए उतना ही आसान रहेगा जितना यूक्रेन और रशिया के वक्त था? क्योंकि हो सकता है यहाँ हमें चुनना पड़े ईरान और इजराइल के बीच में, और जो कहीं ना कहीं पाला है वो हमारा इजराइल की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 99 से लेकर अभी तक इजराइल हमारा अच्छा दोस्त रहा है। देखिए, ट्रंप के एरा में एक दौर वो आया था जब अमेरिकन प्रेशर काफ़ी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस वक्त हम कई तरह के अमेरिका और भारत के सामरिक हितों के लिहाज से संबंध कर रहे थे। कौमकासा की बात करें, काटसा की बात करें, वो सारे पैक्ट उसी दौरान हो रहे थे। तो ट्रंप ने प्रेशर डाला था कि हमारे सैंक्शन को आप मानो, नहीं मानोगे तो इसका असर हमारे और आपके संबंधों पर पड़ेगा। उस वक्त इंडिया ने एक स्टैंड लिया था, क्लियर स्टैंड लिया था, और स्टैंड ये था कि हम अपने देश के हित को देखेंगे और एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र होने के नाते हम अपने हितों की रक्षा भी करेंगे। और ये स्टैंड उस वक्त लिया गया था। फिर हमने देखा कि ईरान के साथ धीरे धीरे जो इंपोर्ट है उसको भारत ने कम तो किया, लेकिन अमेरिकी प्रेशर में बंद नहीं किया। तो उसके अलावा आप देखिए, जब रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ उस वक्त भी हमारे ऊपर प्रेशर था, यूरोप का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, नाटो का प्रेशर था कि हम रशियन ऑयल ना खरीदें। तब भी हमने दुनिया को ये बतलाया, अमेरिका को बतलाया कि देखो हमारा हित है रशियन ऑयल खरीदने में, हम खरीदेंगे। और तुम्हारी जहाँ तक बात है, तुम खुद वाया मीडिया खरीद रहे हो और हमें उपदेश दे रहे हो कि हम क्यों खरीदें, तो तुम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी से खरीद रहे हो, वो भी रशियन ऑयल ही है, और हम डायरेक्ट खरीद ले तो फ़र्क क्या पड़ता है। तो हमने अगर हम देखें तो ईरान और ख़ासतौर पर रूस, दोनों से संबंध अमेरिका के खराब हैं, हमारे संबंध अमेरिका से बेहतर हुए हैं। और इस ड्रॉ में हमने लगभग अमेरिका को ये समझाने में कामयाबी पिछले 5-7 सालों में हासिल की है कि देखो, आप वो सुपर पावर नहीं हो जो अपने मुताबिक किसी दूसरे देश को दबाकर रिश्ते को आगे बढ़ा पाओ। ये इंडिया है, नया भारत है, ये अपने लिहाज से अपनी नीतियों को तय करता है, उसको अमल में भी लाता है, और रिश्ते कैसे होंगे ये सिर्फ आप नहीं तय करोगे, ये हम भी तय करेंगे। लेकिन मधुरेन, यहाँ पर चुनाव का माहौल भी है। यहाँ पे ये भी देखना होगा, अगर केरल, पश्चिम बंगाल और एक आधे और राज्य को छोड़ दे तो प्रो हमास या फ़िलिस्तीन के झंडे भारत में नज़र नहीं आए। यहाँ ये भी देखना होगा कि जो दिल्ली में बैठे हुए इजराइल के एम्बेसडर हैं वो लगातार कहते हैं कि इंडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो राइटिस्ट वोट बैंक है, वो काफ़ी हद तक इमोशनली इजराइल से जुड़ा हुआ नज़र आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में शायद इतना आसान ना हो जितना आसान यूक्रेन और रशिया में था कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बना सके, क्योंकि यहाँ पर चुनाव करना वाकई ही मुश्किल होने वाला है। इस लिहाज से भी, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी, अगर हम ईरान को बिल्कुल अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ईरान और पाकिस्तान साथ में आ सकते हैं। चीन वैसे ही सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इजराइल को छोड़ देते हैं तो इजराइल और इंडिया के बहुत सारे डिफेंस पैक्ट हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी है। वहाँ चीज़ें इमोशनल थी इस लिहाज से भी कि 1971 की जंग में रूस ने हमारा साथ दिया था, सोवियत रशिया ने हमारा साथ दिया था, उनकी पनडुब्बियां SSN और SSBN आ गई थी। लेकिन यहाँ जो एक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं, उनकी सिंपैथी काफ़ी हद तक इजराइल के साथ रहती है, ईरान के साथ। देखिए, बिल्कुल नैरेटिव काम करता है, और नैरेटिव के हिसाब से सरकारें जब इलेक्शन के मोड में होती हैं तो अपने
नीतियों का निर्धारण करती है, इससे इत्तेफाक रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैलेंस देखें, अगर ऑयल क्राइसिस क्रिएट होता है भारत जैसे देश के लिए, तो ज़ाहिर तौर पे हम ये देखेंगे कि हम इस क्राइसिस से कैसे निपटें, क्योंकि एट द एंड हमें अपने लोगों को सस्ते अनाज देने हैं, उनको सस्ती एक ऐसी इकोनॉमी का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें जीवन यापन सामान्य तौर पे चल सके। तो जाहिर है कि हमारे नीति निर्धारक इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि भारत कैसे अपने आप को इस वॉर में बैलेंस कर पाए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इज़राइल अटैक करता है, फिर उसके बाद किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से इन तमाम मुद्दों को लेकर आएंगे और देखते हैं कि अभी जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें क्या स्टैंड भारत का रहता है, क्योंकि हमारे 17 लोग भी उनके पास अभी हैं जिनसे हमने काउंसलर एक्सेस लिया है, और किन परिस्थितियों में दुनिया जो है ईरान और इजराइल के हाथों धकेल दी जाती हैं। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए। आगे अगले एपिसोड में हम फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बतलाएंगे कि क्या परिस्थितियां दरअसल इस वक्त दुनिया के सामने आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राहुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।